हाँ, चलो तो चालू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है अपना? प्रियॉन्स डिजीज़ है। तो प्रियॉन्स डिजीज़ को याद करने के पहले सिंपल से समझो, नाम को स्प्लिट करो और याद करने की कोशिश करो। प्रियॉन प्रोटीन्स हैं पर नो न्यूक्लिक एसिड, कोई भी न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि मतलब प्रोटीन अपने अंदर, जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर प्रोटीन आया, वो धीरे धीरे ब्रेन तक गया और ब्रेन को अफेक्ट करता है, और फिर उसके बाद जो जो मैनिफेस्टेशन आना होता है आता है। सिंपल इतना ही है। तो देखो, प्रियॉन्स का अगर हम लोग पार्ट में बांटेंगे तो कैसे इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद से क्या मैकेनिज्म होता है वो देखेंगे, फिर उसके कारण क्या मैनिफेस्टेशन आया वो। तो ये जो डिजीज़ है वो दो में होता है, एक ह्यूमन में होता है और एक जानवरों में होता है। तो ह्यूमन वाला और जानवर वाला, उसके बाद क्या होगा लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो देखो, इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या प्रियॉन क्या है? प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। मैं बताया ना, NON मतलब क्या? नो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड नहीं है तो फिर स्टरलाइजेशन से वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो अपने अंदर आया और डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहे, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल में देखेंगे आगे जाके। तो सिंपल से इसमें क्या याद करने की चीज़ है कि प्रोटीन पार्टिकल जिसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इन्फेक्शन के थ्रू, किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, जैसे हम लोगों ने खा लिया ऐसा चीज़ जिसमें प्रियॉन था, ऐसा कुछ पी लिया या फिर कोई स्क्रैच से किसी वजह से अपने अंदर प्रियॉन घुस गया, उसको हम लोग कैसे भी ब्रेन तक ले जाएंगे। इन्फेक्शियस जो प्रोटीन है ये, उसको ब्रेन तक ले गए। ब्रेन में क्या करेगा, जो अपना नॉर्मल प्रोटीन था ना, नॉर्मल, उसको एब नॉर्मल। ये मैंने C और SC के लिए कोड बनाया हूँ, ये सुप्रीम कोड बनाया हूँ, पर इतना याद करने की जरूरत नहीं है। PRP से याद करो, प्रियॉन प्रोटीन PRP को कहते हैं। तो अगर सेल का प्रियॉन प्रोटीन है तो सेल प्रियॉन प्रोटीन, और वो एब नॉर्मल हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रियॉन प्रोटीन SC, मतलब स्क्रैपी। स्क्रैपी क्योंकि स्क्रैपी एक आइसोफॉर्म है या फिर स्क्रैपी डिजीज़ है, उसी के नाम पे इसका प्रियॉन प्रोटीन का नाम रख दिया गया, स्क्रैपी प्रियॉन प्रोटीन। तो देखो, अब ये नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया है, तो ये एबनॉर्मल क्या होगा? अपने बॉडी से हटेगा तो नहीं, तो इकट्ठा होने लग जाएगा, तो क्या एग्रीगेट होगा, और एग्रीगेट होकर क्या बनेगा? एमोलॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इस एमोलॉइड को न्यूरॉन खा लेगा। तो जैसे अगर ये खा लिया इंटरनलाइज बाय न्यूरॉन, तो खा के अंदर वैक्यूल्स में इकट्ठा होने लग जाएगा, मतलब कि एक्यूमुलेट इनसाइड वैक्यूल्स। और वैक्यूल में इकट्ठा होते 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 ऐसा न्यूरॉन कैसा दिखने लग जाएगा? स्पॉन्जी फॉर्म जैसे। तो सेल अपेयर स्पॉन्जी फॉर्म, सिंपल। तो इन्फेक्शन को अपने ब्रेन तक लाओ, ब्रेन में आके वो बोलेगा नॉर्मल को एबनॉर्मल में कन्वर्ट कराऊंगा, किस चीज़ को? PRP, प्रियॉन प्रोटीन को। सेलुलर को स्क्रैपी में कन्वर्ट करूँगा, वो स्क्रैपी बहुत सारे जुड़ के क्या बनाएंगे? एमाइलॉइड। उसको खा लो न्यूरॉन के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर इकट्ठा हो जाए, और बहुत सारे वैक्यूल जुड़ के कैसा अपेयरेंस देंगे? स्पॉन्जी फॉर्म अपेयरेंस। अब तो ये अपन लोग समझते हैं कि PRP और SC और SC में क्या अंतर होता है, सेलुलर और अपना स्क्रैपी में। तो देखो, स्ट्रक्चर से ही समझो। ये जो है ना, ये नॉर्मल वाला है, ये दिख कैसा रहा है? इलोंगेटेड दिख रहा है ना, जबकि ये कैसा दिख रहा है? इकट्ठा, एकदम ग्लोबुलर टाइप का। तो देखो, ये इलोंगेटेड है जबकि ये ग्लोबुलर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये अल्फा हेलिक्स के चेन होते हैं, जबकि इसमें ये क्या है? बीटा प्लेटेड शीट है, इसके कारण, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि ये कहाँ है? अंदर प्रेजेंट है ना, मतलब क्या? साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। इस कारण से अगर कोई भी आदमी बाहर से मारने आया तो इसको तो मार पाएगा, पर इसको नहीं मार पाएगा। तो ये एंजाइम से सेंसिटिव होता है, जबकि ये रेजिस्टेंट हो जाता है। उसी को यहाँ पे लिखा गया। PRPC का मतलब क्या? प्रियॉन प्रोटीन सेलुलर। PRPSC का मतलब क्या? प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी। तो ये नॉर्मल आइसोफॉर्म हुआ, ये उसका डिजीज कॉजिंग आइसोफॉर्म हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ? इलोंगेटेड। और इसका क्या हुआ? ग्लोबुलर। तो इसमें अल्फा हेलिक्स चेन ज़्यादा होते हैं, इसमें बीटा प्लेटेड शीट ज़्यादा होती है। लोकेशन क्या हुआ? तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर चिपका हुआ है, जबकि ये साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स के अंदर है, ठीक है। तो ये इसलिए बाहर है, तो इसलिए प्रोटीएज से सेंसिटिव हो गया, जबकि प्रोटीएज से रेजिस्टेंट हो गया, सिंपल। तो इंट्रोडक्शन हुआ, उसका पैथोजेनेसिस समझे। अब उसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो देखो, मैनिफेस्टेशन में क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल फेज और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? कितने समय में ये अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा? तो ये महीने से लेकर साल तक कुछ भी, क्योंकि धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है तो टाइम लगता है। प्रोड्रोमल फेज, जो पूरा फुल फॉर्म में नहीं आया डिजीज़, उसको प्रोड्रोमल फेज कहते हैं। कितने दिन का है? 3 से 5 महीने का। और फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है इसका, वो उसमें हम लोग सिर्फ लॉस को याद करो, क्या क्या लॉस हो रहा है। अगर मेमोरी लॉस हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है? डिमेंशिया, मतलब मेंटल इशू हो रहा है। और अगर लॉस ऑफ मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो तो उसके कारण क्या हो रहा है? ट्रेमर आएगा, जर्क आएगा, सीजर आएगा। तो ये फिजिकल इशू हो गया। तो इसको हम लोगों ने पहले इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेशन पीरियड कितना हुआ? साल तक हो गया। प्रोड्रोमल फेज महीने का हुआ। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लॉस करा दो, मेमोरी का हुआ तो डिमेंशिया, और अगर फिजिकल लॉस हुआ तो ट्रेमर्स, जर्क और सीजर्स, सिंपल।
तो अपन लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया प्राण साहब, यहाँ पे PRPC से PRPSC, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर डायग्राम याद कर लो, और फिर यहाँ पे एनिमल्स। एनिमल में तीन डायग्राम को देखो कौन कौन है, एक मिंट भाई है, एक सीप है और एक काऊ है। तो मिंट क्या होता है, जैसे सबसे बेसिक समझ लो इसको, इसके अंदर किसी वजह से प्रियॉन प्रोटीन घुस गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्रैपी डिजीज़। तो अगर नॉर्मली किसी सीप के अंदर प्रियॉन प्रोटीन घुसता है उसको नेचुरल स्क्रैपी कहते हैं, जबकि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली इंजेक्शन निकाले स्क्रैपी वाले से और उसको फिर किसी नॉर्मल के अंदर डालते हैं तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। तो ये इंजेक्शन ऑफ न्यूरल टिश्यू इंटू नॉर्मल सीप के अंदर डालें तो उसके अंदर भी स्क्रैपी डेवलप हो जाएगा। तो देखो ये स्क्रैपी समझ में आया क्या है, जब भी प्रियॉन प्रोटीन सीप में होगा उसको क्या कहेंगे, स्क्रैपी। अब ये स्क्रैपी मान लो मतलब जैसे ये इन्फेक्टेड वाला था, ये मर गया। अब ये मिंक क्या है, कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस मतलब क्या, फ्लैश ईटिंग है। तो ये जाके इसको खा लिया जब मर गया ये, तो खा लिया तो उसके अंदर प्रियॉन प्रोटीन भी था, तो वो इसके अंदर चला गया, उसके अंदर जाके क्या करेगा, मिंक इंसेफेलोपैथी। तीसरा जो है अपना, जो काऊ को इन्फेक्ट करता है, काऊ में भी किसी भी तरीके से ट्रांसमिशन हुआ और ये प्रियॉन प्रोटीन के ब्रेन तक गया, तो जो डिजीज़ करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैड काऊ, मतलब काऊ पागल हो गया, या फिर BSE जो अपना स्टॉक मार्केट होता है ना, मतलब क्या, बोवाइन स्पॉन्जीफोरम इंसेफेलोपैथी। बोवाइन क्यों, क्योंकि गाय में हो रहा है। स्पॉन्जीफोरम क्यों, क्योंकि न्यूरॉन्स ऐसे दिखने लग जाते हैं। और इंसेफेलोपैथी क्यों, क्योंकि ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, सिंपल। तो देखो ये अपना 3 हो गया, मिंक, सीप का स्क्रैपी और इसका BSE बोवाइन स्पॉन्जीफोरम इंसेफेलोपैथी। ह्यूमन में 2 चीज़ को याद करो, एक गुरु जी को और एक जज जी को। तो गुरु से हम लोग बनाते हैं कुरु डिजीज़ कहाँ होता है, बेसिकली पापुआ न्यू गिनी जो है ना, वहाँ पे से पहाड़ों पे क्या रहते हैं, आदिवासी। और ये ईस्टर्न हाईलैंड ऑफ न्यू गिनी, वो आदिवासी रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनके रिलेटिव्स मर जाते हैं ना, तो उस पर कैनाबिलिज्म करते हैं। कैनाबिलिज्म मतलब उनको खा जाते हैं। तो मान ली किसी रिलेटिव में प्रियॉन प्रोटीन था, उसको खा लिया तो उनके अंदर भी आ गया, तो ऐसे ऐसे ट्रांसमिट होते रहता है इनके अंदर। तो ये कहाँ पाए, इस डिजीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कुरु डिजीज़। दूसरा अपना क्या है, चीफ जस्टिस से याद कर लो, CJD मतलब क्या, क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज़। तो ये किसका है, ये ह्यूमन में वही मेमोरी और फिजिकल दोनों का अफेक्ट कर रहा होगा। तो मेमोरी लॉस होगा तो डिमेंशिया, फिजिकल लॉस होगा तो मायोक्लोनल रिजल्ट हो ही रहा था, सिंपल। और धीरे धीरे जाके वो क्या हो जाएगा, अपना डेथ में प्रोग्रेस हो जाएगा। तो इसके 2 क्लासिफिकेशन है, अगर कॉज के बेसिस पे देखा जाए तो 2 है, और एज के बेसिस पे देखा जाए तो 2 है। तो देखो ये समझ में आए, चीफ जस्टिस से हम लोगों ने क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज़ किया, ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ ह्यूमन अगर प्रियॉन में देखा जाए तो। प्रियॉन के हिसाब से 2 हो रहा है, लॉस हो रहा है सेंसरी का और फिजिकल का, और दोनों मतलब मेमोरी का और फिजिकल, और दोनों जोड़ के फिर अंत में डेथ करवा दे रहा। तो 2 क्लासिफिकेशन हुआ, ये कॉज के बेसिस पे और एज के बेसिस। कॉज के बेसिस पे देखो 85% जो होता है ना, पता नहीं क्यों हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरेडिक। जबकि 15% जो होता है वो जीन से रिलेटेड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैमिलियल। तो वही SCJD और FCJD, ठीक है। तो ये तो स्पॉन्टेनियस मिसफोल्डिंग हो गया प्रियॉन प्रोटीन का, इसका अपने को पता नहीं है। तो ये कितना हो, 85%। जो 15% जिसका पता है उसमें 2 आता है, एक तो अपने को बचपन से नींद नहीं आ रही, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैमिलियल इंसोम्निया वाले केसेस में, या तो फिर जेंटलमैन डिजीज, मतलब क्या, जेंट्समैन स्ट्रॉसलैन सिंकर। इसको मत याद करो, शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, GSS, या फिर नहीं लिखना इसको, इससे अच्छा याद कर लो, फैमिलियल इंसोम्निया, ठीक है। तो कॉज के बेसिस पे 2 है। 85% केसेस में क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा था, स्पोरेडिक किसी भी कारण से। अब 15% केस अपने को पता है, उसको हम लोग बोलेंगे फैमिलियल। एज के हिसाब से अपन लोग बांट दिए, तो अगर 30 साल से कम में हो रहा है तो उसका हम लोग बोलेंगे वेरिएंट, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड ही 30 साल है, तो इसको मैनिफेस्ट होने में 30 साल से तो ज़्यादा ही समय लगना चाहिए था, पर तब भी दिख रहा है, तो ये वेरिएंट है, कुछ अलग है। तो ये कब होता है, जब हम लोग ऐसा बीफ खा लिए, बीफ मतलब क्या, मांस, गाय का मांस हुआ, बीफ पॉर्क, तो बीफ जो है गाय का मांस हुआ, तो उसमें अगर BSE था, बोवाइन स्पॉन्जिफोरम इंसेफेलोपैथी था, उसको हम लोग खा ली तो उसके अंदर पहले हो जाएगा। पर ये बुढ़ापे में कब होता है, बुढ़ापे वाले को हम लोग बोलते हैं आइट्रोजेनिक मतलब क्या, सर्जरी के दौरान, बुढ़ापे में सर्जरी करवाना पड़ता है, तो सर्जरी के दौरान हम लोग का कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड, मतलब वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया या फिर मेंजल ट्रांसप्लांट कराया, उसमें प्रियॉन प्रोटीन साथ में चिपक के आ गया, तो उसके कारण क्या होगा, आइट्रोजेनिक। तो 4 केसेज हैं। अचानक से पता नहीं चला किस कारण से होता है, स्पोरेडिक। कारण पता है, जेनेटिक है तो फैमिलियल। और अगर 30 साल से कम में हो रहा है तो बहुत अलग बात है, कुछ वेराइटी है ये, तो लोग क्या, वेरिएंट। और अगर अपने को किसी सर्जरी के कारण हो रहा है, मतलब हाइड्रोजेनिक, ICJD, सिंपल। तो इसमें हो गया कुरु, CJD, पापुआ न्यू गिनी से याद कर लो इसको। और अपना ये क्या, CJD तो चीफ जस्टिस जो है,
उनसे उनके 2 पार्ट याद कर लो, एक कॉजेस वाला और एक साल वाला। इसमें SCJD, FCJD, VCJD और ICJD, सिंपल। अब देखते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या है, जो PRPSC बन रहा है उसको डिटेक्ट कर लो। अब प्रोटीन है तो उसका इम्यूनो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कन्फर्मेशन डिपेंडेंट इम्यूनो ऐसे। या तो फिर ब्रेन बायोप्सी निकालो, उसमें क्या दिख रहा होगा, स्पॉन्जिफॉर्म दिख रहा होगा ना, तो स्पॉन्जिफॉर्म डिजेनरेशन। लेकिन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं पाया जाता है क्योंकि सेल के अंदर घुसते जा रहा है तो पता नहीं चल पा रहा अपने इन्फ्लामेटरी सेल्स को। तो ये ब्रेन बायोप्सी में अपने को स्पॉन्जिफॉर्म सेल्स पाए जाएंगे। स्क्रैपी प्रोटीन को डिटेक्ट करो, स्पॉन्जिफॉर्म सेल्स को डिटेक्ट करो। फैमिलियल डिटेक्ट करने के लिए एक जीन होता है प्रेनप, PRNP जीन, उसको डिटेक्ट करो, उससे हम लोग फैमिलियल फॉर्म को डिटेक्ट कर पाएंगे। और एक EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम नींद को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि फैमिलियल इंसोम्निया से रिलेटेड था ना। तो ट्राईफेजिक हाई वोल्टेज शार्प डिस्चार्ज पाया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक 3 जगह ट्राईफेजिक 3 फेजेस में आता है ये हाई वोल्टेज शार्प डिस्चार्ज, सिंपल। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, स्क्रैपी प्रोटीन डिटेक्ट करो, स्पॉन्जी फॉर्म को डिटेक्ट करो, सीक्वेंसिंग प्रोटीन PRNP को मतलब जीन को डिटेक्ट करो, या फिर जो है चार्ट को देख लो, सिंपल। तो इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ, प्राण साहब हुआ जिसमें प्रोटीन था सिर्फ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, नॉर्मल को एबनॉर्मल कन्वर्ट किया, वो इकट्ठा हुआ एमाइलॉइड, उसको खाया न्यूरॉन, अंदर क्या बना रिसाइकल्स, और स्पॉन्जी फॉर्म अपीयरेंस दिया। कंपेरिजन में ये इलॉन्गेटेड था, ये ग्लोबुलर था, ये सेंसिटिव था, ये रेजिस्टेंट था। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 4-5, इंक्यूबेशन प्रोड्रोमल मैनिफेस्टेशन जिसमें लॉस करा दो, मेमोरी का डिमेंशिया, और उसमें ट्रेमर जर्क तो आएगा फिजिकल में। एनिमल में आ गया मिंक, सीप का स्क्रैपी और काऊ का मैड काऊ। इसमें गुरु का कुरु, और इसमें चीफ जस्टिस का CJD क्रूसिबल जैकोब डिजीज़। और अपने लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आ गया क्या, स्क्रैपी प्रोटीन को डिटेक्ट करो, स्पॉन्जिफॉर्म अपीयरेंस देखो, जीन में PRPP जीन देखो, और इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में ट्राईफेजिक वोल्टेज देखो। अब देखो हम लोग ने क्या बोला, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है ना, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले 1 घंटे, 1.5 घंटे और 2 घंटे ऐसे में बांटो। तो 1 घंटे तक एक नॉर्मल NaOH डालो, फिर उसको 134 डिग्री पे ऑटोक्लेव कर दो 1.5 घंटे के लिए, और 2 घंटे तक उसको सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसको नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ तक याद करो बस, खत्म।